नमस्कार दोस्तों, नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेचर ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमें यस बैंक शेयर से क्यों ज्यादा दूर रहना चाहिए, हमें यस बैंक का शेयर क्यों इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत कर सकते हैं दोस्तों, 1 या 2% अपने टोटल पोर्टफोलियो का 1-2% या यूं कहिए हमारे पास जितना पैसा है उसका 1-2%, 5% अगर तुम्हें ज्यादा ही चुल्ल है तो डाल सकते हो। अगर आपने अपने कैपिटल का, अपने पोर्टफोलियो का 50%, 60% हिस्सा इसमें डाल दिया यस बैंक में, यस बैंक के शेयर ले लिए, तो दोस्तों मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आपको हो सकता है 10 साल और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है। पहली बात तो लॉन्ग टर्म कोई होता नहीं, इसमें टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये शेयर 2 साल में तुम्हें कोई मुनाफा दिखाएगा नहीं, तुम बेच बाज के निकल लोगे। वो बात आज समझ में आ जाए तो अच्छी बात है दोस्तों, कोई मुनाफा होगा नहीं, लास्ट में पछतावा हाथ में लगेगा। दोस्तों क्यों समझते हैं, यस बैंक में एसबीआई की हिस्सेदारी है 30% की, एलआईसी की 1-2%, ऐसी मतलब ऐसे ही बहुत हैं, छोटे मोटे बहुत हैं, एचडीएफसी की भी है, मतलब कई उसमें म्यूचुअल फंड वाले एफआईडीआईस हैं, 1-2% वाले हैं। सबसे ज्यादा एसबीआई की है। दोस्तों जब एसबीआई का शेयर कोई ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, एवरेज रिटर्न भी नहीं दिया एसबीआई के शेयर ने, ना ही कोई डिविडेंड, जब शेयर का रेट नहीं बढ़ा तो डिविडेंड तो देनी चाहिए कंपनी, बैंक डिविडेंड भी नहीं देता दोस्तों, बहुत ना के बराबर। तो दोस्तों जब ये शेयर नहीं परफॉर्म कर पाया, क्योंकि ये सरकारी बैंक है, अब इसको सरकारी बैंक नहीं टेक ओवर कर लिया, इसलिए ये भी नहीं बढ़ पाएगा। वो कारण है क्यों, कोई सी भी सरकारी बैंक उठा के देख लीजिए, किसी ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। सरकारी बैंक कोई सी भी उठा के देख लीजिए, या प्राइवेट बैंक थी ग्रोथ दिखाया, जब सरकारी हुई वहां से कोई ग्रोथ नहीं है। तो देख तो कैसे, पीएनबी बैंक सुनी होगी दोस्तों आपने, पंजाब नेशनल बैंक, नीरव मोदी घोटाला। दोस्तों पीएनबी बैंक प्राइवेट बैंक हुआ करती थी उससे पहले, पीएनबी बैंक। दोस्तों शुरू कर दिखाता हूं मैं आपको, पीएनबी का चार्ट दिखाता हूं दोस्तों। पीएनबी शेयर प्राइस, दोस्तों पीएनबी का हमने चार्ट देख लिया और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट लगा लिया गूगल पे। गूगल 2002 से डाटा दिखा रहा है, 7 रुपए से चला जब ये प्राइवेट बैंक हुआ करता था, और ये 2010 में इसने टॉप बनाया 350 रुपए का। और उसके बाद नीरव मोदी घोटाला, 11,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला जो करके गया, उसका स्कैम बाहर आते ही ये बैंक लगातार टूटता गया, उसके लगातार शेयर टूटते गए, न्यूज आती गई अच्छी पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आई तो ऊपर नेगेटिव, मतलब चलता गया, लेकिन ओवरऑल नीचे ही गिरता गया, और 36 रुपए पे आजकल ट्रेड हो रहा है। 10 साल का अरसा बीत गया, 2011 से लेकर 2021 चल रहा है, और 10 साल के दौरान इसने कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई, नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसको सरकार ने टेक ओवर किया था दोस्तों, और कोई भी बैंक जब सरकार टेक ओवर करती है वो चलती नहीं है। कारण समझ लो, सिंपल है दोस्तों, आप पीएनबी में देख लो, चला नहीं चला, एसबीआई का शेयर देख लो, मतलब सरकारी बैंक का कोई सा भी शेयर देख लो, कुछ भला नहीं होने वाला उसमें, क्योंकि आपको पता है सरकार का काम सिर्फ बचाना होता है, ग्रोथ करना नहीं होता है। ग्रोथ करना जानती नहीं है, क्या ग्रोथ करेंगे सरकार, ग्रोथ करना, क्योंकि हर सरकार की, हर देश की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अपने देश की बैंकों को बचाना, अगर कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी है, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैंकों पे टिकी होती है, या यूं भी कह सकते हैं पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो बैंकों पे टिकी हुई है। दोस्तों जब कोई बड़ा बैंक अगर टूटता है, गिरता है, बर्बाद होता है, तो उसको गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है उसको बचाना। अगर उसको नहीं बचाएगी वो बैंक, वो देश खतरे में आ जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी बहुत तेजी से। उसका कारण देख लो, कारण ये दोस्तों, आपने साइकिलें देखी स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, जो बाहर वर्कर होते हैं साइकिल अपनी खड़ी कर देते हैं, स्कूलों में जो बच्चे साइकिलें खड़ी होती हैं लगातार लाइन से होती हैं, उसमें एक साइकिल पे लात मारो ना, सारी साइकिलें धड़ धड़ गिरती चली जाती हैं।
तो ऐसा ही बैंकों में अगर एक बैंक डूबा ना तो भाई साहब सारे बैंक अपने आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि पब्लिक का बैंकों से भरोसा खत्म हो जाएगा और सारी पब्लिक एकजुट होके एक साथ अपने बैंकों से पैसा निकालना चालू कर देंगे। और विश्वास मानिए, अगर सारी पब्लिक और जितने भी अकाउंट होल्डर हैं सब अपनी अपनी बैंकों से पैसा निकालने लग गए ना एक साथ, भाई साहब 50% भी पैसा नहीं दे पाएंगे बैंक वाले, इस बात की गारंटी देता हूं। क्योंकि वो सारा पैसा मार्केट में लगा पड़ा है, लोन दे रखा है पूंजीपतियों को, इधर उधर ये वो, कुछ नहीं दे ही नहीं पाएंगे। ये बात गवर्नमेंट भी जानती है, बैंक वाले भी जानते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है बैंकों को बचाना। तो दोस्तों इसलिए सरकारी बैंकों से हमें, ज्यादातर बैंकों से, कंपनी से नहीं, जो सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप कोई सी भी सरकारी कंपनियां वैसी बैंकों को छोड़ के देख लो, अच्छा मुनाफा दे रही हैं, अच्छा पैसा बना के दे रही हैं, डिविडेंड भी दे रही हैं, लेकिन सरकारी बैंक कुछ नहीं कर पा रहे। ये हिस्ट्री रही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। और यस बैंक क्यों नहीं हो पाएगा उसका एक और दूसरा कारण देख लो। देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों यस बैंक में फंडामेंटल पे आ जाते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ शेयर देख रहे हैं, इसके टोटल शेयर कितने हैं इस यस बैंक के टोटल शेयर। दोस्तों 2500 करोड़ शेयर है, मामूली चीज नहीं है, 2500 करोड़। और आपको ये सस्ता लगता है? आप 13 रुपए 15 रुपए समझ के सस्ता बता रहे हैं इसको। 2500 शेयर है मार्केट में, शेयर ही शेयर है, शेयर ही शेयर है। अब कितना माल चाहिए, कितने शेयर चाहिए दोस्तों? इसीलिए क्योंकि ये इससे पहले कम शेयर थे, यस बैंक ने इसी को डाइल्यूट करके मार्केट से और पैसा एक्वायर कर लिया, क्योंकि बैंक खतरे में था। मैनेजमेंट को पता पैसा कहां से लाएंगे, बैंकों को और चलाना भी आगे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसी को शेयर को तोड़ के डाइल्यूट करके 2500 करोड़ शेयर बना के, शेयर तोड़ के 2500 करोड़ शेयर बना के पैसा उठाया, एफपीओ ला के उठाया और फिर बैंकों पे लगाया अपना, इन्होंने मार्केट में लगाया, उसी से धंधा फिर और थोड़ा कर रहे हैं ये। तो दोस्तों इसीलिए शेयर चीफ रेट नहीं लगता मुझे कहीं से भी, तो 13, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू भी 13 रुपए के आसपास है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी 13 है, बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, बस ठीक है, घाटा नहीं है, जो होना ठीक है, बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, चीफ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि सब फैक्टर मिला के ये ठीक ही कहा जा सकता है, चीफ नहीं कहा जा सकता। अब यस बैंक, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ले लेते हैं दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, दोस्तों इसकी प्रोमोटर होल्डिंग 39.98 है, बोले तो 40% प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 60%। दोस्तों इसके शेयर पता कितने हैं? 619 करोड़ शेयर है, मतलब टोटल 600 करोड़, वो 2500 करोड़ थे, ये 600 करोड़ शेयर है। और मिलता कितने में? 57 रुपए के आसपास आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। उससे पहले अगर ले लिए होते तो बढ़िया। आज की डेट में यस बैंक से अच्छा ये शेयर है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि बाद में कहोगे कैसा बंदा था ये। 600 करोड़ शेयर हैं ओनली, और आपको ये शेयर महंगा लगता है, क्योंकि आप पता किससे कंपेयर करते हो? 13 रुपए और 57 रुपए से। ये देख के आप इससे कंपेयर नहीं करते कि ये 2500 करोड़ शेयर हैं इसके टोटल और इसके 600 करोड़ ही हैं। किसी भी चार्टर्ड अकाउंट से या किसी भी बंदे से पता कर लीजिए, कैसी भी कैलकुलेशन बिठा लीजिए, जो सही आदमी हो, हर चीज वो ब्रांड वैल्यू, हर चीज इसमें इंक्लूड कर आके हर चीज देख लीजिए, फैक्टर आपको पता लग जाएगा महंगा और सस्ता क्या है। तो दोस्तों, और वैसे भी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ हैं वैद्यनाथन जी,
उनका नेचर स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आम आदमी की तरह है, वो कहीं पे भी अभी कुछ महीनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, वो एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे थे ना, आप कैसे गुजारा कर लेते हैं, आप ब्याज पे पैसे लेते हैं, डेली वेज पे लेते हैं, मतलब तरह तरह की। उनसे मांग कर उनका स्वभाव पता लगता है ये कैसे आदमी रहे होंगे, कैसे आदमी हैं। और दोस्तों उनकी खास आदत पता है क्या है, वो जो कमिटमेंट कर देते हैं वो पूरी करके दिखाते हैं। वैद्यनाथन जी सबसे बड़ी आदत। और जो उन्होंने अभी हाल में ही पिछले 2-3 साल से जो भी कमिटमेंट किए ना, वो पूरे कर करके दिखाए हैं, इसलिए उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। इसलिए मुझे यस बैंक से अच्छा वो शेयर लगता है, पर्सनली बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। और इसका पी रेशो भी दोस्तों 7 रुपए के आसपास का चल रहा है, 7-8 रुपए के ऊपर नीचे है, क्योंकि इसमें डेटा सही से दिखा नहीं रहा है। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।